स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Why Eastern India is affected from Naxalism more? Development versus extremism. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हर एक इंसान के कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। आज के जमाने में एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग के साथ साथ हर इंसान क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल हेल्थ, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स के साथ एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की इच्छा रखता है। अगर कोई सरकार अपने लोगों की इन बेसिक नेसेसिटीज को पूरा न कर पाए तो लोग अपनी ही सरकार के विरोधी हो जाते हैं। यहीं से इन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के मन में अलगाव की भावना भी पैदा होती है और अक्सर ये भावना देश में सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद और एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स कई दशकों से नक्सलिज्म नाम के अभिशाप से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नक्सलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण हैं जो इंडिया के ईस्टर्न रीजन को नक्सलिज्म का सेंटर बना देते हैं। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नक्सलिज्म, द हिस्टोरिकल ऑरिजिन। दोस्तों, इंडिया का नक्सलाइट मूवमेंट दुनिया की सबसे लंबी और सबसे वायलेंट होम ग्रोन इंसर्जेंसीज में गिना जाता है। नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी एक ऐसी एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ में मानी जाती है जिसके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट एक सेमी कॉलोनियल, फ्यूडलिस्टिक और इंपीरियल गवर्नमेंट है जिसको ओवरथ्रो करना जरूरी है। नक्सलाइट्स फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट्स के ग्रुप्स को कहा जाता है जिनका जन्म पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में हो रहे लैंडलॉर्ड्स के एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने के लिए हुआ। इसीलिए इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमें यह जानना है कि इंडिया की कुछ रीजन पॉकेट्स नक्सलिज्म की चपेट में कैसे आईं, तो इसके लिए हमें इसके इतिहास को समझना होगा। इसकी शुरुआत लेट 1950s में इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के रूप में हुई। उसी गांव के नाम पर इसका नाम नक्सलाइट मूवमेंट पड़ा। चाइना में माओ के रेवोल्यूशन से प्रेरणा लेते हुए चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे ट्राइबल लीडर्स ने लैंडलेस लेबरर्स एंड फार्मर्स के हक के लिए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग के साथ आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दिया। 1967 में फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट इसने एक कम्युनिस्ट पेजेंट रिवोल्ट का रूप ले लिया और इसी मूवमेंट ने इंडिया में नक्सल इंसर्जेंसी के बीज बो दिए। शुरू में यह स्ट्रगल लैंडलॉर्ड्स या मनी लेंडर्स के अगेंस्ट था, जिसने आगे जाकर सरकार विरोधी रूप ले लिया। नक्सलबाड़ी से शुरू हुई ये कहानी आने वाले कुछ दशकों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैल गई और इन राज्यों के नक्सलिज्म से पीड़ित रीजन को सम्मिलित रूप से रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। इन सभी जगह ये फार्मर्स और ट्राइबल्स के लोकल डिस्कंटेंट की तरह शुरू हुआ था। कहीं इसका मेन मोटिव एग्रेरियन रिफॉर्म्स कराना था, तो कहीं ये फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लॉज के अगेंस्ट शुरू हुआ था। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो कर के लिए एक सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी इशू बन गया। इंडिया में नक्सलाइट मूवमेंट 3 ब्रॉड फेजेस में इमर्ज हुआ। फर्स्ट फेज लेट 1960s से लेकर 1973 तक चला। माओ की रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स और चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर नक्सलाइट मूवमेंट अपने फर्स्ट फेज में वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित रहा। इस दौरान ये पेजेंट्स फोर्स का यूज करके लैंड सीज करते थे और फिर खुद को पुलिस और लैंडलॉर्ड से बचाने के लिए आर्म्स का सहारा लेते थे। लेकिन इन एक्टिविटीज ने इंडिया के फार ईस्ट के बढ़ते बढ़ते एथनिक, कास्ट और क्लास बेस्ड पॉलिटिकल वायलेंस का रूप ले लिया। 1969 तक आते आते उनके पॉपुलर लीडर चारू मजूमदार की लीडरशिप के अंदर नक्सलाइट्स CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी CPIML की अम्ब्रेला के अंडर ऑर्गेनाइज हुए। CPIML पॉलिटिकल पावर सीज करने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स यूज करने लगे। कोलकाता पुलिस ने नक्सलाइट लीडर चारू मजूमदार को जुलाई 1972 में अरेस्ट किया, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस कस्टडी में मजूमदार की डेथ हो गई। उसके बाद कोलकाता में बढ़ती पुलिस और स्टेट पैरामिलिट्री की प्रेजेंस के चलते
एक के बाद एक सभी नक्सलाइट लीडर्स पकड़े जाने लगे। 1973 तक नक्सलाइट्स के सभी पावर सेंटर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। इस तरह इस फेज के दौरान गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इस रीजन की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने के बजाय सिवियर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के रूप में देखने को मिला। अब चूंकि नक्सलिज्म को जन्म देने वाले रूट कॉजेस का समाधान नहीं हो पाया, तो ये चीज नक्सल्स के लिए और भी ज्यादा वायलेंस करने और लोकल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का बहाना बन गई। खैर, इसके बाद दूसरा फेज लेट 1970s से लेकर 1994 तक चला। अगर बात करें दूसरे फेज की, तो उसमें यह मूवमेंट 40 से ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स में बंट गया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपने ग्रुप्स को कंसोलिडेट करके रीमोबिलाइज करना शुरू किया। इस फेज में यह आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में फैला। अब नक्सलाइट इंसर्जेंट्स लैंडलॉर्ड्स को किडनैप करके उनको विलेजर्स के सामने अपोलोजाइज करने और फोर्स्ड ब्राइब्स को लौटाने के लिए फोर्स करते थे। इस फेज में काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशंस और भी ज्यादा इंटेंसिव हो गए और वायलेंस बढ़ती गई। नक्सलाइट पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने से बैन कर दिया गया, लेकिन वायलेंस तब भी बढ़ती रही। इस फेज में ब्रूट फोर्स के साथ साथ स्टेट ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया। इस स्ट्रेटेजी के चलते वायलेंट इंसिडेंट्स काफी कम हुए और लगभग 9,000 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया। इसी के चलते कुछ मॉडरेट नक्सलाइट पॉलिटिकल पार्टीज पर लगाए गए बैन भी लिफ्ट कर दिए गए और सेकेंड फेज यहां खत्म हुआ। दोस्तों, इसका थर्ड और मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज 2004 से लेकर 2015 तक चला। 2005 से लेकर 2011 तक वायलेंस अपनी पीक पर रही और 2014 तक आते आते हालात कुछ शांत हुए। इस दौर में वायलेंस इसलिए बढ़ी क्योंकि मिड 1990s से लेकर अर्ली 2000s तक फ्रैगमेंटेड नक्सलाइट ग्रुप्स जैसे कि पीपल्स वॉर, पार्टी यूनिटी एंड द माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC ने एक यूनाइटेड फ्रंट द पीपल्स वॉर ग्रुप PWG एस्टैब्लिश किया। 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट लेनिनिस्ट PWG, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया MCCI और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के 40 दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स के मर्जर ने पूरी बाजी इंसर्जेंट्स के फेवर में पलट दी। 2005 के सेकेंड हाफ तक नक्सलाइट्स अटैक्स की इंटेंसिटी बाकी डोमेस्टिक टेररिस्ट्स और इंसर्जेंट ग्रुप्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ गई। 2006 से 2007 में यह ट्रेंड और भी तेजी से बढ़ा और इस फेज में यह मूवमेंट इतने वास्ट जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हुआ कि उसने जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन्स में चल रही इंसर्जेंसीज को भी पीछे छोड़ दिया। अपनी पीक के दौरान नक्सलाइट्स देश के लगभग 200 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स डोमिनेट कर रहे थे। लेट 2000s में उनका जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ ही उनके फाइनेंसेस लगभग 1500 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। 2010 तक आते आते नक्सलाइट्स इंडिया के 9 स्टेट्स में एक्टिव थे, जिसमें से 7 स्टेट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में उनके स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स एस्टैब्लिश थे। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे नक्सल मूवमेंट का जन्म हुआ और कैसे वो धीरे धीरे देश के अलग अलग रीजन्स में एक्सपैंड होता गया। अब हम उन फैक्टर्स पर फोकस करेंगे जो मुख्य रूप से देश के एक पर्टिकुलर हिस्से में इस वायलेंस को जन्म देते हैं। रीजनल डेप्रिवेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों, इसका एक मेजर फैक्टर है ट्राइबल पॉपुलेशन का गवर्नमेंट के साथ डिससैटिस्फैक्शन, और यह अलग अलग कारणों की वजह से होता है। ट्राइबल पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड के लिए मुख्य तौर पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत इन प्रोडक्ट्स पर से ट्राइबल पॉपुलेशन का अधिकार छीन लिया गया था। हालत ऐसी थी कि अब वो किसी पेड़ की छाल का टुकड़ा भी ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इन रीजन्स में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे कि कम्युनिटी पास्चर्स, वाटरशेड ड्रेनेजेस और विलेज टैंक्स यहां की इकोनॉमी और लोकल कम्युनिटीज के लाइवलीहुड में एक अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन इन स्टेट्स के कुछ हिस्सों में बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता नजर आता है। लेकिन इसके अलावा इन इश्यूज को लेकर गवर्नमेंट्स का भी कहीं ना कहीं पुअर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और जब इन प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स को समय रहते रिजॉल्व नहीं किया जाता
तो वो लोकल पॉपुलेशन के फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाते हैं और यहीं से वायलेंट माइंडसेट की शुरुआत होती है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते ही हैं, भारत के ओडिशा और झारखंड जैसे ट्राइबल एरियाज मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि इन रीजन्स में सरकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग ऑपरेशंस और बाकी स्टेट एक्टिविटीज की वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को अपना घर-बार छोड़कर डिसलोकेट होना पड़ता है। ऐसे में इनको अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़ता है। इसके चलते इन डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन को मल्टी डायमेंशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। ना तो इनके पास इनकम का कोई सोर्स होता है और न ही रहने के लिए कोई परमानेंट स्पेस। माओइस्ट्स ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं और इनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काते हैं और अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। माओइस्ट ग्रुप्स इन लोगों को आर्म्स, वेपन्स और मनी सप्लाई करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट्स भी मानते हैं कि ईस्टर्न रीजन में रहने वाले लोगों को देश के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में इनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि ये लोग अपनी मांगों को इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाते हैं। इन रीजन्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का फोकस डेवलपमेंट से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पर वायलेंट अटैक्स के रूप में देखने को मिलता है। इसकी वजह से नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज में हेल्थ केयर, एजुकेशन, अवेयरनेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन जैसी बेसिक सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। कई रिसर्चर्स ये दावा करती हैं कि इन सभी पैरामीटर्स पर रेड कॉरिडोर बाकी इंडिया के कंपैरिजन में काफी पुअर परफॉर्म करता है और इन फैसिलिटीज का ना होना इन रीजन्स में बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी हैम्पर करता है। उदाहरण के तौर पर इन रीजन्स में आज भी ऐसी कई कम्युनिटीज हैं जो बाकी स्टेट या कंट्री के साथ किसी भी तरह के इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज इन रीजन्स में स्टेट की आउटरीच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम या स्कीम की सक्सेस उसके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पर डिपेंड करती है, लेकिन इन रिमोट रीजन्स में पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इन स्कीम्स का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इंश्योर नहीं कर पाता है। एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म न होने के चलते कई बार इन स्कीम्स का मिसयूज भी किया जाता है, जिसकी वजह से ये बेनिफिट्स टारगेट पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं और नक्सलाइट्स अपने मकसद को पूरा करने के लिए ऐसे ही सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमें यह पता चलता है कि अगर इस रीजन में एक्सट्रीमिज्म से लड़ना है तो गवर्नमेंट को ऐसी रिगरस पॉलिसी मेजर्स अडॉप्ट करनी होंगी जो देश में इक्विटेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें। इन मेजर्स को इंडिया के डेवलपमेंट डिस्कोर्स में इक्वालिटी के साथ साथ एफिशिएंसी को प्रमोट करना होगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इस रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए बनाए गए वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। इन मैकेनिज्म्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए पॉलिसी प्रोसेस को और भी ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है और इस तरह का ट्रांजिशन पॉलिसी रेजिम में इनोवेशन डिमांड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक इसके लिए नॉलेज, डिस्कशन, इंक्लूजन, इंप्लीमेंटेशन, फ्रेमवर्क और पब्लिक अवेयरनेस जैसे पिलर्स पर काम करने की अधिक आवश्यकता है। अगर इन पिलर्स पर काम किया जाए तो ये इंडिया की रीजनल डिस्पैरिटी से लड़ने के लिए बेटर पॉलिसी आउटकम को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कंक्लूजन। दोस्तों, आज इन्हीं पैरामीटर्स पर काम करते हुए सेंटर और अफेक्टेड स्टेट्स के जॉइंट एफर्ट्स ने नक्सलाइट वायलेंस को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। इसके चलते न सिर्फ उन्होंने इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स को एलिमिनेट किया, बल्कि 50 साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहे वायलेंट मूवमेंट को आज मेजरली छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे स्टेट्स के कुछ हिली डिस्ट्रिक्ट्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। डेवलपमेंट और गवर्नेंस फ्रंट्स पर स्टेट की बेहतर परफॉर्मेंस के चलते आज नक्सल इंसर्जेंट्स उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह उन्होंने अपने पीक एरा में किया था। होम मिनिस्ट्री की सितंबर 2021 की मीटिंग के अनुसार माओइस्ट्स का जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, जो 2010 में 10 स्टेट्स के 96 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, वो आज घटकर केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स तक ही सीमित रह गया है।
इस वायलेंस में रिडक्शन देखते हुए सेंटर ने 90 में से 20 डिस्ट्रिक्ट्स और 11 में से एक नक्सल अफेक्टेड स्टेट को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत दी जाने वाली सेंट्रल फंडिंग से हटा दिया है। इसी के साथ साथ 2012 में सोशो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। पिछले एक दशक में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़े इंसिडेंट्स में काफी तेजी से डिक्लाइन देखने को मिला है। 2009 में जहां लगभग 2258 इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, वहीं उसके बाद से लेकर अगस्त 2021 तक केवल 349 इंसिडेंट्स ही सामने आए। इसी पीरियड के दौरान डेथ्स की संख्या 908 से घटकर 110 तक कम हुई। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया जा सका है। इस मीटिंग में कुछ ऐसे न्यू पोटेंशियल एरियाज को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इस प्रॉब्लम के इमर्जेंस की संभावना बढ़ रही है। सीपीआई माओइस्ट्स के इस एक्सपेंशन प्लान को रोकने के लिए 8 डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाला गया है। इसी मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि कैसे ये डिससैटिस्फैक्शन उन एरियाज में लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से जन्मा है जो इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी वहां नहीं पहुंच सका। तो आज इस एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए इंडिया के इन रीजन्स का फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अगर इन रीजन्स की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को वक्त रहते एड्रेस किया जाता है तो इस एक्सट्रीमिज्म को भी रोकना संभव है। इस डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि डेवलपमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये एक तरह की विशस साइकिल है जहां एक तरफ लैक ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इस एक्सट्रीमिज्म को फ्यूल करता है, वहीं दूसरी तरफ इस एक्सट्रीमिज्म से होने वाली वायलेंस डेवलपमेंट के चांसेस को डिमिनिश कर देती है। इसीलिए इस इशू को टैकल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि देश में अनइक्वल ग्रोथ से क्रिएट हुए डिविजन्स को वक्त रहते खत्म किया जाए। केवल तभी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।